अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर ये अकेलापन किसी की जिंदगी में है तो उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आदत पाल लेनी चाहिए या आगे बढ़कर लोगों को दोस्त बनाने की पहल करनी चाहिए। मगर भूल से भी किसी बेजान चीज के साथ दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गलती करने से सूरज खुद को रोक न सका। सूरज बेशक एक अच्छी नौकरी कर रहा था, खूब पैसे भी कमा रहा था, लेकिन शहर की भागम भाग में वो एकदम अकेला था। नौकरी से घर वापस आकर सोने से पहले तक घर को सजाना और सजाकर उसे वापस बिगाड़ना सूरज का रूटीन वर्क था। ऐसा करके वो खुद को व्यस्त रखकर अपने अकेलेपन को दूर रखता था। सूरज का ये तरीका ही शायद सही था। उसके इस अजीब सनकी व्यवहार से ना तो किसी को परेशानी थी और ना ही खुद का कोई नुकसान। लेकिन एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र इश्तिहार पर चली गई, जो बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया के सहारे लोगों का अकेलापन दूर करने का दावा कर रहा था। इश्तिहार देखते ही सूरज एक्साइटेड हो गया और उसने दी गई वेबसाइट पर जाकर उस गुड़िया को खरीद लिया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो बोलने वाली गुड़िया नहीं, उसकी मौत की गुड़िया खरीद रहा है। सर, आपका पार्सल। यहाँ साइन कर दीजिए। हाय, मेरा नाम गुड़िया है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ये नाम पसंद नहीं है तो तुम अपनी पसंद से मेरा कोई भी नाम रख सकते हो। क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? नहीं, तुम्हारा नाम मुझे पसंद है गुड़िया। धन्यवाद। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। सूरज, तुम मुझे सूरज कहकर बुला सकती हो। हाय सूरज, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या इस घर में सूरज और गुड़िया के अलावा कोई और सदस्य भी है? अगर है तो गुड़िया उनसे मिलना चाहती है। नहीं गुड़िया, इत्तेफाक से तुम्हारे और मेरे अलावा इस रेंटेड हाउस में और कोई नहीं रहता। रुको, मैं तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ा देता हूँ। यहाँ मकान मालिक की एक पुरानी अलमीरा रखी है, उसमें शायद तुम्हारे लायक कपड़े मिल जाएं। ये अच्छा हुआ जो पुराना किराएदार यहाँ कुछ कपड़े छोड़ गया। ये तो लगता है गुड़िया के लिए ही बने हैं। देखो कितने सुंदर कपड़े लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अकेलेपन से जूझ रहे सूरज ने पहले तो बिना सोचे समझे बेजान डॉल ली, फिर उसे एक अनजान के कपड़े पहना दिए। वो कपड़े तान्या के थे। तान्या एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। उसे मोबाइल पर कहानियां सुनने की आदत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पापा ने उसका मोबाइल छीन लिया। पापा, मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे मेरा मोबाइल मत लिया करो। मैंने मोबाइल लिया नहीं है, मुझे लेना पड़ा है तान्या। इस मोबाइल की वजह से तुम न पढ़ती हो न लिखती हो, बस सारा दिन इस पर कहानियां सुनती रहती हो। ऐसे ही करती रहोगी तो फेल हो जाओगी। आज आपको मेरा पास और फेल होना दिखाई दे रहा है। बचपन से लेकर आज तक जाने कितने एग्जाम्स हुए हैं, तब क्यों नहीं आया था ये प्यार सामने? माँ को सहेलियों से फुर्सत नहीं थी और आपको अपने काम से। माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह बड़ी हुई हूँ मैं। तुम बड़ी ही नहीं हुई हो तान्या, बदतमीज भी हो गई हो। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाने से पहले मार ही दो ना मुझे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन ये मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। ठीक है डैड, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। शायद मेरे मरने से ही आपको खुशी मिलेगी। तान्या के मरने के बाद
उसके पिता का बुरा हाल हो गया। वो उस घर को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले गए। सूरज ने आज अपनी डॉल को उसी तान्या के कपड़े पहनाए थे और ऐसा होते ही गुड़िया की आवाज एकदम नॉर्मल लड़कियों जैसी हो गई। गुड़िया, ये कपड़े पहनकर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम भी हैंडसम लग रहे हो। तुम तो एकदम असली लड़कियों जैसे बोलने लगी। मैं तुम्हारे बात करने के तरीके से बहुत खुश हूँ सूरज, इसलिए मैंने अपनी आवाज बदल ली। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, दिल करता है जिंदगी भर तुम्हें सुनता रहूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये आवाज जिंदगी भर ऐसी ही रह सकती है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें हर रोज रात को मुझे एक नई कहानी सुनानी होगी। अगर मना किया तो मेरी आवाज वापस मशीनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये आवाज अच्छी है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर रोज एक नई कहानी सुनाऊंगा। और जैसा कि अभी रात हो चुकी है तो आज की कहानी है तुम्हारी ही जैसी एक खूबसूरत लड़की की। सूरज ने गुड़िया को हर रोज रात में कहानी सुनाने का वादा तो कर दिया, मगर उसे नहीं पता था ये वादा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। गुड़िया ने सूरज को एक अनुशासन में बांध दिया था। इंसान की अगर मजबूरी ना हो तो उसे अनुशासन और नियम में बांधना बहुत कठिन होता है। जल्द ही वो एक रात आ गई जिसका डर था। सूरज गुड़िया को कहानी सुनाते सुनाते सो गया। सूरज, सूरज, उठो, बताओ ना पीपल वाली चुड़ैल ने क्या किया? फिर वो सो गई। तुम भी मेरे बाप जैसे हो। उन्हें भी मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। सूरज, उठो। कहानी अधूरी छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठो। सोने दो ना गुड़िया, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं यही कहानी तुम्हें कल सुना दूंगा। अभी प्लीज सोने दो और तुम भी आराम करो। नहीं कर सकती मैं आराम। इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी। गुड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बाल। बस, बहुत हुआ ड्रामा। मैं कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, मैं तान्या हूँ। मेरे कपड़ों को तुमने इस गुड़िया को पहनाकर मुझे ये नया रूप दिया है। अब चुपचाप मुझे कहानी सुनाओ, वरना पहले मैं मरी थी, अब तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं सुनाता हूँ कहानी। वो राजा जब जंगल गया तो वहां उसे एक सूखा तालाब मिला। उस तालाब के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कुएं के मुंडेर पर काले रंग की बेलों ने अपना घर बना रखा था। राजा धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। सूरज कहानी सुनाते हुए रुकता है। तान्या, मुझे बाथरूम जाना है। कहा ना तुम्हें, जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगे। सुनाओ। नहीं, मुझे जाना है। तान्या को अनसुना करता है, धोखेबाज। मौत जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो कभी भी सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सूरज ने ध्यान दिया होता तो वो अपनी मौत से बच जाता। अकेलापन दूर करने के लिए हमें बनावटी चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ये बनावटी चीजें हमसे हमारा असली अपनापन छीन लेती हैं। इसलिए हमें वो दोस्त बनाने चाहिए जो सामने दिखाई दे, जिनमें जान हो, एहसास हो, प्यार हो। तान्या मोबाइल की ही वजह से मरी। सूरज, गुड़िया
और तानिया की वजह से। अब ना जाने किसके अकेलेपन का नंबर है। मुझसे वादा करके उसे तोड़ने की यही सजा है, मौत। अरे यार, ये बिजली का नाटक तो रोज का नाटक हो गया है। थोड़ा सा भी मौसम खराब हुआ नहीं कि ये रूट कर न जाने कौन से मायके चली जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बंगलों में नहीं, किसी भूत बंगलों में रहते हैं। सही कहा। भूत भूत! जय जय, कोई नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है भाई, कोई नहीं है, देख कोई नहीं है। नहीं यार, था यहाँ कोई भूत ही था, मैंने देखा है, उसका चेहरा एकदम मेरे सामने था, मैं सच कह रहा हूँ। एक नंबर का फट्टू है तू, कोई नहीं है यहाँ। पता नहीं ख्यालों में क्या क्या देख लेता है। चल भाई, अब अंदर चल, 100 काम है करने को। हाथ मुंह धोना है, खाना बनाना है, फिर खाना भी है। चल। यार, तुम लोगों को पता है, मुझे प्राइवेट नौकरी गिरी वाली नौकरी करने का जरा भी दिल नहीं करता। नौकरी करने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है, पर क्या करें, करनी पड़ती है। अबे गधों, नौकरी नहीं करोगे तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, और घर वालों को पैसे कैसे भेजोगे? पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं कि जब चाहे उछले और तोड़ लिया। इसलिए आलस और ईगो छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म नौकरी करके पैसा कमाना है, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करते रहो। काश पेड़ पे पैसे उगते तो मजा आ जाता। अगर सच में ऐसा होता तो मैं शहर आने की बजाय अपने गांव जाता और वहां की सारी जमीन में पैसों के पेड़ लगाकर सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेता और ऐश करता ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलादों, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो और हाथ मुंह धोकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम लोग चलो, मैं जरा बाहर की हवा खा के आता हूँ। थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया आज। इतने सारे पैसे, पैसे ही पैसे, साला मैं तो अमीर बन गया। अब पैसे कमाने के लिए मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। इतने पैसों से तो मैं खुद मालिक बन सकता हूँ। खूब ऐश करूंगा मैं अब, खूब देश विदेश की सैर करूंगा। पैसा ही पैसा है अब तो। अबे ये क्या है, तैयार क्यों नहीं हुआ? ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, नहीं जाना। ये नौकरी गिरी अपने बस की बात नहीं है, इसलिए मेरा ये रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार देना। मजाक छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक नहीं है मेरे दोस्त, ये तो मेरे दिव्य चक्षु खुलने वाली बात है। दिव्य चक्षु खुलना मतलब आंखें खुल गई हैं मेरी मेरे दोस्त। अब मैं जल्द ही खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, इसलिए इस रेजिग्नेशन को बॉस के मुंह पर ही मारना। तू सच में सीरियस है या सुबह सुबह भांग वांग चढ़ा ली है? जब किसी इंसान को उसकी सच्ची राह मिल जाती है ना, तो उसका मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है जैसे तू उड़ा रहा है। लेकिन अब बस भाई, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिसका समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी नौकरी छोड़ो और मेरे साथ जुड़ जाओ, पार्टनर बन जाओ मेरे।
स्टार्टअप के ऐसे झंडे गाड़ेंगे कि करोड़ों की कंपनी को अरबों की कंपनी बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? देख भाई, सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि कल रात तुझे बहुत तेज बुखार हुआ था, जो तेरे सर पर चढ़कर नाच नहीं रहा बल्कि तांडव कर रहा है, तांडव। तू आज आराम कर और आराम से सोच कि तू क्या बोल रहा है। हम शाम को मिलते हैं, चल बे। हेलो, बॉम्बे होटल। आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितने भी आइटम बनते हैं सारे एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस, मलाई लस्सी जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दीजिए। आज से रूखी सूखी खाना बंद, 5 स्टार होटल का खाना शुरू। वाह, क्या खाना था यार, मजा आ गया। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए। हेलो भावेश भाई, केम छो? मजामा? अरे आई एम भी मजामा। अच्छा भाई, आपके पास जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मतलब जितने भी, उन सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा देना। जैसे कि मीडियम साइज की शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 की जीन्स 3, घड़ी 3, और 8 नंबर की 2 चप्पल और एक 9 नंबर की। शूज में भी ऐसा ही करना। अरे क्या भावेश भाई, कैश ही दूंगा, अगला पिछला सारा क्लियर कर दूंगा। बोनस मिला है मुझे, भेजो भेजो। अब मैं बनूंगा हीरो। ये नए जूते चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाएंगे। पैसा भी क्या खेल खेलता है, कमाल होता है ये पैसा यार, कमाल होता है। अरे, पैसा आया नहीं कि सोफे ने भी रंग दिखा दिए। अभी ठीक करता हूँ इस सोफे के बच्चे को। हेलो, अग्रवाल फर्नीचर। हाँ, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, बस बस बस, ये ठीक है। हाँ, ये लो पैसे, और ये 500 मेरी ओर से टिप। थैंक यू। अब मजा आया। अबे ओए, ये 2 नमूने कौन थे? अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। और वो कोई और नमूने नहीं थे भाई, ये सोफे छोड़ने आए थे, मैंने खरीदा है। कैसा है, अच्छा है ना? अच्छा चलो छोड़ो इसे, ये देखो। अबे क्या है ये सब, और इतना सारा सामान किसका है? कुछ मेरा और कुछ तुम दोनों का। हमारा? हैरान होने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, सब कैश पर लिया है। तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या, या घर वालों से पैसे मंगवाकर शहंशाह बना फिर रहा है तू, या कोई खजाना हाथ लग गया तेरे? सुबह से अजीब ही बर्ताव कर रहा है तू। अरे मेरे भाई, तुम्हें जो समझना है समझ लो और अपनी अपनी चीजों को एंजॉय करो। अमर, सच सच बता, तूने किसी चोर गैंग को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है? मतलब ये सामान तूने चोरी के पैसों से खरीदा है ना? कर दी ना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखो यार, मेरी इस प्यारी सी शक्ल को। लगता हूँ क्या मैं तुम्हें चोर किसी भी एंगल से? है नहीं ना? फिर अच्छा, अब ये जवाब सवाल छोड़ो यार, और अपना अपना सामान चेक कर लो। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लेंगे। आखिर कोरे कोरे नोट दिए हैं। अरे बैठो भी यार। फटी टी शर्ट, लगता है गलती से आई है। तू इसे छोड़, इसे देख। ये क्या फटे पुराने सामान मंगवाए हैं तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब आने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया था, तब तो सब ठीक था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। साले,
अगर ये तेरा मजाक है तो बहुत ही बेहुदा है, और इस बेकार से मजाक के लिए तू घर रुका था आज, तो कल प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखा दे। तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है। बाय द वे, जय और मैं खाना बाहर खाकर आए हैं, तू अपना देख ले। अब मैं चला सोने। अबे यार अमर, ना अंदर है ना बाहर ना टॉयलेट में, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? छोड़ ना यार, आज अपनी टर्न है ना सफाई की, वही करके चलते हैं ना यार। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी है। जय, मेरी मदद कर। बैग सचमुच बहुत भारी है। वैसे इसमें है क्या? इतने सारे पैसे? अब समझा, ये कमीना अमर इन्हीं पैसों के दम पर इतना उछल रहा था। पता नहीं कहां से चुरा कर लाया है ये। क्या लिखा है इसमें? किसी गिरधर नाम के आदमी का एड्रेस है। मेरे ख्याल से ये पैसे उसी के हैं। हैं नहीं थे, अब ये पैसे हमारे हैं, चाहे चोरी के ही सही। पागल मत बन, दूसरों के पैसों पर गलत नियत डालना अच्छी बात नहीं है। पागल मैं नहीं, पागल तू है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकराने जा रहा है। अगर तू तैयार है तो इसके 3 हिस्से कर लेंगे, अगर नहीं तो ये पैसे 2 हिस्सों में ही बटेंगे, और बटेंगे ही, वापस नहीं जाएंगे। चुप कर, पैसा देखते ही पागल हो गया है। चोरी के पैसे हैं ये, और तू हिस्सा बांटने की बात कर रहा है। देख, मैं इस एड्रेस पर जा रहा हूँ। पहले मैं इस गिरधर से बात करके पता करूंगा इन पैसों का क्या झोल है। अगर वही मालिक निकला तो ये पैसे हम उसे वापस कर देंगे, और अमर आए तो साले को बांधकर किसी कोने में बिठा देना। मैं आकर बात करता हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप गिरधर जी हैं? जी मैं गिरधर हूँ, कहिए। गिरधर जी, हमें एक बैग मिला है। उस बैग में आपका एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैं इधर आ गया। अगर आप उस बैग का रंग और उसमें कितने पैसे हैं बता देंगे तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। अंदर आ जाओ, बैठो। वो बैग काले रंग का है ना? जी, मतलब वो आपका ही है। तुम्हें वो काला बैग उस घर में मिला होगा जहां मेरे बेटी रागिनी और दामाद शेखर रहते थे। जीना मुश्किल कर रखा था शेखर ने मेरी बेटी का। 1 नंबर का लालची और क्रूर इंसान था वो। हर रोज पैसों के लिए मेरी बेटी को मारता था। अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है बुड्ढे, तो पैसा ला कर दे मुझे। इसलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी की खातिर एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और फिर सारे पैसों को उस काले बैग में भरकर उसे दे आया। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैंने अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीद ली है, उसके लिए हंसती खेलती जिंदगी खरीद ली है। मगर उस कमीने इंसान ने वो पैसा लेकर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेटी को शराब के नशे में मार डाला और पुलिस को पैसा खिलाकर उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाकर बच गया। गिरधर जी, अगर आपकी ये बात सही है तो मेरा दोस्त अमर गायब हो चुका है, और कल से जो उसका व्यवहार था उससे तो यही पता लग रहा था कि उसे वो बैग मिल चुका है।
गिरधर जी, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा दोस्त जय मारा जाएगा। चलिए जल्दी। अरे यार, ये सुभाष साला पागल हो गया है। जो घर आई इतनी सारी लक्ष्मी को वापस करने की सोच रहा है। मेरा दिल ही बैठा जा रहा है इतने पैसों को वापस देने का सोचकर। नहीं नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसे वापस नहीं करने दूंगा। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। अमर भी गया तेल लेने, वैसे भी उसने भी तो ये पैसे मुझसे छुपा लिए थे। जय, रागिनी, मेरी बेटी। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। दहेज देना सही नहीं है पापा, क्योंकि बेटियों की खुशियां पैसों से नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर ही खरीदी जा सकती है। आपके पैसे बहुत संभाल कर रखे हैं मैंने। जिसने भी गलत नियत से इन्हें हाथ लगाया, मैंने उसे मार डाला। मेरी बच्ची रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने ही शेखर को तेरे लिए चुना था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा। यार मोहिनी, आखिर तुमने एक बहुत बड़े बजट की फिल्म साइन कर ही ली। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी देनी होगी, वो भी बिग बिग पार्टी। ओके, बट अभी फिलहाल छोटी पार्टी दूंगी, लेकिन एक बार मेरी फिल्म बनकर रिलीज हो जाएगी और मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी, फिर रोज बड़ी बड़ी पार्टियां दूंगी। ओके, डन। डन। वो कौन है जो इतनी रात में बीच सड़क पर खड़ी है? लगता है कोई पागल लड़की है, नहीं तो इतनी रात को एक लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच क्या करेगी? ए पागल लड़की, बीच सड़क पर क्यों खड़ी है? हट रास्ते से। सुन नहीं रही है, लगता है सचमुच पागल है। ए लड़की, हट जा रास्ते से, हमें देर हो रही है, जाना है हमें। नहीं हटूंगी। नहीं हटेगी तो कार से उड़ा देंगे तुझे। एक काम करो, कार साइड से ले लो। बचाओ बचाओ। हेलो मोहिनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कब तक आओगी तुम? कौन? कमाल करती हो मोहिनी, तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती। मैं करिश्मा हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा। करिश्मा, देखो अब ड्रामा छोड़ो और जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हेलो
प्रमोद, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कौन है? कौन है? देखो, तुम जो भी हो, सामने आओ, आओ सामने। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मोहिनी, मोहिनी, प्रमोद, प्रमोद मुझे बचा लो मुझे। वो मुझे मार डालेगी वो मुझे। मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? और कौन मार डालेगी तुम्हें? वो कौन? करिश्मा करिश्मा? आई थी। वो मुझे मारने आई थी, वो। मोहिनी, क्या हो गया है तुम्हें? वो यहाँ कैसे आ सकती है? मेरा यकीन करो प्रमोद, आई थी वो। तुम्हें पता है, मैं और लकी घर आ रहे थे, तब उसने लकी को रास्ते में ही मार डाला, और फिर वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, और वो मुझे भी मारने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गए और वो भाग गई। मोहिनी, ये इम्पॉसिबल है। तुम शायद भूल रही हो, तुमने फिल्म में लीड हीरोइन का रोल पाने के लिए करिश्मा को मारा था, और इस काम में मैंने और लकी ने तुम्हारा साथ दिया था। प्रमोद, वो आई थी, वो जिंदा है। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मोहिनी, जो मरता है वो कभी लौट कर नहीं आता, और यही सच्चाई है। ये देखो, करिश्मा का कॉल है। कहाँ हो तुम मोहिनी? तुम अभी तक आई नहीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। सुना तुमने? सुना? मोहिनी, मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है। कोई करिश्मा की आवाज में मिमिक्री कर रहा है तुमसे। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मेरी जान, अब तुम सुपरस्टार बनने वाली हो, और शायद किसी ने हमें करिश्मा को मारते हुए देख लिया है, और अब वही तुम्हारे साथ ये खेल खेल रही है ताकि वो तुमसे पैसे ऐंठ सके। अगर ऐसा है तो फिर लकी को मारने वाली कौन थी? और तुम्हारे आने से पहले मुझे जो मारने वाली थी वो कौन थी? प्रमोद, मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा जिंदा है। वो हमसे बदला ले रही है। वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगी। ओके बाबा, ओके। अगर ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ। वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। प्रमोद, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम ऑन मोहिनी डार्लिंग, ये शेर जैसा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? प्रमोद, एक बार सोच लो, कहीं हम यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? गलती करेंगे तभी तो तुम्हारी गलत फहमी दूर होगी। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अंदर। करिश्मा, करिश्मा, देखा, यहाँ कोई नहीं है। नहीं प्रमोद, वो यही कहीं है। मैं फील कर रही हूँ उसे। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। क्या हो गया है तुम्हें मोहिनी? यहाँ कोई नहीं है यार। अच्छे से देखो, ये घर जाने कब से बंद पड़ा है। कितना गंदा है यहाँ सब। अगर यहाँ कोई या फिर करिश्मा भी होती तो साफ सफाई रहती कि नहीं? हाँ, बट मेरा यकीन करो प्रमोद, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो यही कहीं है। तुम चलो यहाँ से अब। करिश्मा,
करिश्मा, देखा ना, इतनी आवाज देने के बाद भी करिश्मा नहीं आई। अब तो यकीन कर लो कि करिश्मा मर चुकी है। कहो तो उसकी लाश भी दिखा दूं? क्या हुआ? प्रमोद, मैंने कहा था ना, वो है। कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। करिश्मा? करिश्मा नहीं, तुम दोनों की मौत हूँ मैं। बदला लेने आई हूँ मैं। करिश्मा अपना उधार और धोखे का वार कभी नहीं भूलती। जब जिंदा थी तब भी नहीं, और मरकर भी नहीं। राहुल एक शांत और अपने आप में ही रहने वाला इंसान है। राहुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ऑफिस में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां राहुल पर फिदा है, क्योंकि राहुल दिखने में बड़ा ही हैंडसम है। यार, कितनी नसीब वाली होगी वह लड़की जिसके साथ राहुल की शादी होगी। लेकिन ये तो घास भी नहीं डालता हमें। कहीं ये गे वगैरह तो नहीं है? सिया इसी ऑफिस में काम करती है। सिया बस अपने काम से ही बात करती है। काश मैं राहुल को अपने दिल की बात कह पाती कि मुझे उससे कितना प्यार है। देखती हूँ बच्चू, कब तक मुझे ये इग्नोर करते रहोगे। बस अब इसी संडे राहुल के घर जाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, यहाँ रहता है राहुल। यहाँ कितना सन्नाटा है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अरे, मेन डोर पर ताला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल अंदर ही होगा। किसी से मिलता तो नहीं है और ना ही कोई उसके दोस्त है। अंदर जाने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये रहा रास्ता। शायद ये गराज है और ताला भी नहीं है यहाँ। जब सिया को यकीन होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब वो गराज का शटर खोलकर अंदर जाती है। उसे गराज के अंदर एक कार दिखाई देती है। इसका मतलब राहुल घर में ही है। वहाँ पीले रंग का एक बल्ब जल रहा है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता घर के अंदर जाता होगा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली थी।
अरे ये दरवाजा तो बिल्कुल खुला हुआ है। सिया को बेसमेंट में जा रही कुछ सीढ़ियां नजर आ जाती हैं। कोई है? राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सिया को वहाँ एक बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है। बड़ी ही तेज लाइट्स में 3 लड़कियाँ दिखती है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और तीनों को भी मरकर शायद बहुत वक्त हुआ है। उनकी लाशें अब सड़ चुकी हैं। हे भगवान, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ बस। तभी सिया को किसी कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? तो ये आवाजें इस कमरे से आ रही हैं। सिया बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। वो काफी डरी तो है, लेकिन उससे अंदर क्या शुरू है वो भी जानना है। वो कमरे के दरवाजे तक आकर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं, अंदर भी एक लड़की है जिसके हाथ और पैर मजबूती के साथ बगल वाले पिलर पर बांधे जा चुके हैं। लड़की का बदन खून से लथपथ है और एक आदमी उसके गले से उसका खून चूस रहा है। कौन हो तुम? राहुल, तुम? वो शैतान राहुल ही है। उसके दांत अब नुकीले और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है। हाँ, तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ आ गई। राहुल, तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं बाहर जाकर तुम्हारा असली रूप सबको बता दूंगी। राहुल असल में खून पीने वाला एक पिशाच है जिसे जिंदा रहने के लिए हर रोज इंसानी खून पीना जरूरी है। बेवकूफ लड़की, यहाँ से जिंदा जाओगी तब किसी को कुछ बता पाओगी ना। नहीं राहुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस में रोजी की बातें कर रहे थे। कल से रोजी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो उसकी मम्मी डैडी का भी फोन आया था यार। कहाँ होगी रोजी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में रोजी की बातें हो रही थी। उसकी मिसिंग कंप्लेन भी लिखवा दी गई, पर पुलिस को रोजी का कोई पता नहीं चला। रोजी का एक फ्रेंड था समीर। समीर मन ही मन रोजी से बहुत प्यार करता था। रोजी के यूं लापता होने से वो बेचैन हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर रोजी के साथ क्या हुआ। कैसी होगी रोजी, किस हाल में होगी? पुलिस से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही रोजी को ढूंढना होगा। समीर ने अपने एक हैकर फ्रेंड से रोजी की लास्ट लोकेशन पता की और वो निकल पड़ा रोजी को ढूंढने के लिए। समीर राहुल के घर के बाहर पहुंचा। इलाका सुनसान था, पर फिर समीर ने राहुल को अपनी कार से घर के अंदर जाते देखा। ये तो राहुल है, ये रोजी के ऑफिस में काम करता है। कहीं इसी ने तो रोजी के साथ कुछ नहीं किया। समीर को राहुल पर शक हो गया। उसे घर के भीतर जाकर देखना था, पर वो इंतजार करने लगा अंधेरा होने का। रात के लगभग 12 बजे थे। राहुल के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद सो गया है।
यही सही मौका है। समीर गेट फान कर घर के अंदर घुस गया। ये कैसी गंदी बदबू है। घर दिखने में तो साधारण था, पर फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, पर अब वो बदबू बढ़ गई थी। समीर अंधेरे में लाइट का बटन ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में किसी लड़की के बाल आए। समीर डर गया। ये तो लड़की के बाल हैं। कमरे में लड़कियों के बाल, हैंडबैग्स और कपड़े भी थे। इस खंबे पे रस्सियां क्यों बंधी है? ये राहुल यहां करता क्या है? राहुल, बोलिए, रोजी कहाँ है? मुझे पता है वो यहीं आई थी। बोल, मेरी रोजी कहाँ है? राहुल, प्लीज बता दे मेरी रोजी कहाँ है। बताने से अच्छा तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। क्या मतलब? राहुल ने समीर का पैर दबोच लिया। राहुल ने समीर की गर्दन में अपना दांत गाड़ दिया और उसका खून पीने लगा। समीर भी लापता हो गया और राहुल पहले की तरह ऑफिस जाने लगा। ना जाने राहुल और कितनों की जान लेगा। वरुण की आंखें खुलती है। वो देखता है आसपास कोई नहीं है। उसके हाथों की जंजीरें भी टूट चुकी थी। उसने घबराते हुए एक लंबी सांस ली और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे के पास पहुंचा और वहां से बाहर निकला। सामने देखा तो कुछ लोग और पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। अच्छा हुआ पुलिस यहाँ पहले से मौजूद है। अब मैं सारी बातें उन्हें बताऊंगा। वरुण पुलिस के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, मगर ना ही कोई वरुण की बात सुन रहा था, ना ही कोई उसे देख रहा था। तभी वरुण की नज़र एम्बुलेंस की गाड़ी के पास रखी डेड बॉडी की तरफ गई, जो सफ़ेद रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। हवा के तेज झोंके से वो कपड़ा डेड बॉडी के चेहरे के ऊपर से हट गया और जैसे ही वरुण ने वो चेहरा देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी तो 2 दिन पहले वरुण शाम के वक्त ऑफिस से घर लौट रहा था। वो बहुत थका हुआ था। घर आकर उसने अपने ऑफिस का बैग साइड में रखा और सोफे पर बैठ गया। तभी वरुण की मोबाइल की रिंग बजती है। वरुण मोबाइल उठाकर देखता है। देखो सीमा, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। बहुत थका हुआ हूँ। मैं अभी कोई बहस करना नहीं चाहता। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि अगर तुमने जल्दी अपने प्रमोशन का कुछ नहीं किया तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। प्लीज कुछ करो। ऐसा कहकर सीमा ने कॉल कट कर दिया। वरुण ने मोबाइल नीचे रखा और सोचने लगा। वरुण एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन सीमा के घर वाले अमीर थे। उन्हें पैसों वाला दामाद चाहिए था, इसलिए सीमा पैसों के लिए हमेशा वरुण पर दबाव रखती। सोफे पर कुछ देर बैठने के बाद वरुण ने टीवी ऑन किया। टीवी पर केबीसी की एडवर्टाइजिंग चल रही थी। ये केबीसी का मौका आपको भी बना सकता है करोड़पति। ऐसा हमारी किस्मत में कहा कि एक ही रात में करोड़पति बन जाएं। सब नसीब का खेल है। काश हमें भी ऐसा कोई एक मौका मिल जाए जो हमारी किस्मत के तारे चमका दे। कम से कम सीमा के घर वाले तो मान जाएं शादी के लिए। ऐसा कहकर वरुण ने चैनल चेंज किया। तभी वरुण के घर की डोरबेल बजी। वरुण ने सोचा, इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है। वरुण ने दरवाजा खोला
तो सामने एक डिलीवरी बॉय था। उसके हाथ में एक बॉक्स था। बॉक्स को वरुण के हाथ में देते हुए उसने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आप हमारे शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति इस शो में इनवाइट किए गए हैं सर। वरुण बॉक्स को देखता रह गया। उसने जब सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद डिलीवरी बॉय चला गया होगा। ये सोचकर वरुण ने बॉक्स अंदर लिया और उसे खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट था और केबीसी के शो का इनविटेशन कार्ड भी था। इनविटेशन कार्ड पर स्टूडियो का एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। वरुण को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर उसे लगा कि शायद उसका लक अच्छा है कि उसे करोड़पति बनने का मौका मिला है। वरुण मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब वो उठा तो उसे यकीन नहीं आया कि उसे सच में केबीसी के लिए इनविटेशन आया है। उसे लगा ये उसका कोई सपना तो नहीं था। वो बेडरूम से बाहर आया तो सामने टेबल पर वही बॉक्स पड़ा हुआ था। वरुण ने इनविटेशन कार्ड उठाया और वहां जाने की तैयारी करने लगा। रात को अपनी गाड़ी लेकर उस स्टूडियो की तरफ निकला। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे स्टूडियो का एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक जंगल के बीच आकर उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर आया। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सीमा का कॉल आया। सीमा, एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे केबीसी के शो में इनवाइट किया गया है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी मुझे अपना लेंगे। करोड़पति दामाद जो मिलेगा उन्हें। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ। कल शाम को मिलते हैं और सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर वरुण ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने स्टूडियो के एड्रेस को गूगल मैप में डाला और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में वो उस स्टूडियो के पास पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा और स्टूडियो की तरफ बढ़ने लगा। उस जगह बहुत सन्नाटा था। ना कोई शोर, ना कोई लोग, ना कोई मीडिया। यह सब वरुण को बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या? मैंने तो सोचा था कि इतना बड़ा शो है तो बहुत सारे लोग होंगे, मीडिया होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सच में मुझे इसी शो का ऑफर आया है या किसी ने मेरे साथ मजाक किया है? लेकिन उस बॉक्स में केबीसी का इनविटेशन कार्ड भी तो था। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने एक आदमी आ गया जिसने सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और लाल रंग की टाई पहनी थी। हेलो वरुण सर, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? सर, मेरा नाम सुजय है और मैं इस शो में गार्ड का काम करता हूँ। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। वरुण बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अंदर चला गया। अंदर स्टूडियो में भी काफी सन्नाटा था। चारों तरफ रोशनी थी पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अरे भाई, यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई नजर नहीं आ रहा हम दोनों के सिवा। और तुम यहाँ पर कितने सालों से काम करते हो? सुजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने चलता रहा। वरुण को ये बातें बहुत अजीब लगी। थोड़ी देर चलने के बाद सुजय ने वरुण को एक दरवाजा दिखाया और वहां जाने के लिए इशारा किया। वरुण 2-3 कदम आगे आया और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए जैसे वरुण की सांसें थम सी गई। वो थोड़ा घबरा गया और सोचा कि इतनी जल्दी सुजय कहाँ चला गया। फिर वरुण ने एक गहरी सांस ली और सारी बातों को नजरअंदाज करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। वरुण ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? हेलो। तभी वरुण के ऊपर एक फ्लैश लगी। हेलो मिस्टर वरुण, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए। वरुण ने स्टूडियो के बीच में चेयर पर बैठे एक इंसान को देखा जो पीठ के बल बैठा था। वरुण उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। वरुण जैसे ही स्टूडियो के बीच पहुंचा बाकी की सारी लाइट्स ऑन हो गई। आसपास कुछ लोग भी बैठे नजर आए। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। एक कैमरामैन भी था जो कैमरा की ओर आंख जमाए बैठा था। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा शो इतना पसंद आएगा कि आप यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हाँ, शो तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर तो अब हम ये शो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर उसने वरुण को बैठने के लिए कहा और गेम के रूल्स बताने लगा। इस शो में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है
कि आप ये गेम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये गेम कौन खेलेगा ये सिर्फ मैं चुनता हूँ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका इस तरह से बात करना वरुण के दिल में डर बढ़ा रहा था। फिर भी पैसों के लिए वरुण जैसे तैसे मान गया। उसने आसपास बैठे लोगों को देखा। सब लोग चुपचाप बैठे थे, ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना कोई हलचल। गेम शुरू हुआ। कैमरामैन ने कैमरा वरुण और एंकर की ओर घुमाया और खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछना शुरू किया। सो मिस्टर वरुण, बताइए, इन 4 जगहों में से कौन सी जगह भूतिया खंडहर के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 भानगढ़ किला, ऑप्शन 2 कुलधरा गांव, ऑप्शन 3 नाहरगढ़ किला, ऑप्शन 4 ये सब ऑप्शन सही है। वरुण ने सोचकर बताया कि सारे ऑप्शन सही हैं। एंकर ने पूछा, क्या हम जवाब को लॉक करें? वरुण ने हाँ में सर हिलाया। वरुण का जवाब सही था। एंकर हंसते हुए बोला। वरुण बहुत खुश हुआ और कम से कम खेल की शुरुआत तो हुई। इसी तरह से खेल आगे बढ़ता चला गया और वरुण सारे सवालों के जवाब सही देता और पैसे जीतता रहा। खेलते खेलते वरुण 25 लाख के सवाल पर आ पहुंचा। वो मन ही मन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यही सोच रहा था। तभी एंकर ने वरुण से पूछा कि क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? वरुण ने ज्यादा पैसों की लालच में हाँ बोल दिया। एंकर ने कहा कि आगे आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल आपकी जिंदगी और मौत को तय करेगी। ये सुनकर वरुण बौखला गया। जिंदगी और मौत तय करेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर वरुण डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डर कर वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके हाथ और पैर कुर्सी से लगी जंजीर से बंधे हुए हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खेल नहीं खेलना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वरुण को अब समझ आ गया था कि वह जिंदगी और मौत के घेरे में फंसा हुआ है। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और खेलने के लिए तैयार हो गया। खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछा, जिंदगी क्या है? ऑप्शन ए अपनी मर्जी से जीना, ऑप्शन बी दूसरों के लिए जीना, ऑप्शन सी किसी और के हिसाब से जीना, ऑप्शन डी जन्म से लेकर मौत तक का सफर। वरुण ने एंकर की तरफ देखा, फिर स्क्रीन को देखते हुए डरते हुए बोला, ऑप्शन डी। वरुण के जवाब देते ही स्क्रीन पर डी ऑप्शन पर ग्रीन कलर दिखाई दिया तो वरुण ने गहरी सांस ली। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान चाहकर भी टाल नहीं सकता? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी हादसे, ऑप्शन सी भाग्य का लिखा, ऑप्शन डी मौत। वरुण ने जवाब दिया डी यानी मौत। वरुण का जवाब फिर सही था। जवाब सुनकर फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब वो वरुण को आखिरी सवाल का जवाब देना था। वरुण को लगा अगर वो आखिरी जवाब सही देगा तो इस मौत के खेल से छूट जाएगा। एंकर ने सवाल पूछा, वरुण मिश्रा, यानी आपकी मौत कब होगी? सवाल सुन वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसकी सांसें रुक सी गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो 4 ऑप्शन थे। 30 सितंबर 2033, 30 सितंबर 2043, 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2053। उसने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी बताया। तभी एंकर जोर जोर से हंसने लगा। वरुण उसका हंसते हुए चेहरे को देखकर डर गया और जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा तो वो डर से देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका जवाब गलत था और ग्रीन कलर आज की तारीख यानी 30 सितंबर 2023 पर था। और वरुण ने जैसे ही सामने देखा तो सामने का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। वरुण के सामने बैठे आदमी की
आंखें लाल हो गई थी और आंखों की घेरे में चारों तरफ गहरे घाव थे, आसपास बैठे सारे लोगों की, और कैमरामैन की आंखें भी लाल हो गई। वरुण कुछ सोच और समझ पाता उससे पहले ही सामने बैठे अंकल ने हवा में उड़ते हुए वरुण के ऊपर छलांग लगाई। वरुण को कल रात की सारी बातें याद आ गई थी। वो जान चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है और वो भी अब बाकी सब आत्मा की तरह एक भटकती आत्मा बन गया है। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। पिछले 1 साल से हर महीने इस स्टूडियो में किसी न किसी की मौत होती है। वरुण की मौत का राज तो पता चल गया, लेकिन केबीसी के इस खेल का राज अभी भी राज ही है।